विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें आज हमारा टॉपिक है उत्तर भारत के पूर्व मध्यकालीन राजवंश 725 से लेकर 1206 ईस्वी तक, यानी अर्ली मिडिवल डायनेस्टीज ऑफ नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत के पूर्व मध्यकालीन राजवंश। तो इसमें सबसे पहले हमने पढ़ना है कन्नौज का यशोवर्मन, कन्नौज का यशोवर्मन। फिर कन्नौज के लिए हम पढ़ेंगे त्रिकोणात्मक संघर्ष यानी ट्रिपटाइट स्ट्रगल। उसके बाद हमने पढ़ना है क्या, कश्मीर का प्राचीन इतिहास, कश्मीर के राजवंशों को पढ़ना है। उसमें काउलो, कारकोट, उत्पल और लोहार वंश के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? कारकोट, उत्पल और लोहार। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, कश्मीर में जो राजवंश है उसका फॉर्मूला है काउलो, यानी कारकोट, उत्पल और लोहार। उसमें भी जो उत्पल वंश में एक क्वेश्चन आता है बार बार, दिद्दा पे खास ध्यान देना है आपने। एक रानी है दिद्दा, कहाँ की? कश्मीर की, जो कि आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है, तो उत्पल वंश की है वो, ये ध्यान रखना है। कई बार इतने से काम चल जाता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ना है कामरूप का वर्मन वंश। क्या पढ़ना है? कामरूप का वर्मन वंश। फिर हमने पढ़ना है पंजाब का शाही वंश। फिर सिंध राज्य और अरबों का आक्रमण। क्या पढ़ना है? फिर बंगाल के पाल और सेन वंश का इतिहास पढ़ना है। बंगाल का पाल और सेन, बंगाल में 2 डायनेस्टीज पढ़नी हमने, पाल और सेन, ठीक है। और सेनों के बारे में उत्तराखंड वालों ने पूछा था कि कौन सा राजवंश चंद्रवंशी था, तो चंद्रवंशी मानते हैं सेन राजवंश के लोग अपने आप को। क्या मानते हैं? जैसे सूर्यवंशी और चंद्रवंशी होते हैं ना, तो ये चंद्रवंशी मानते हैं अपने आप को, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ना राजपूत राज्यों का उदय, राजपूतों की उत्पत्ति, ठीक। विदेशी उत्पत्ति संबंधी मत पढ़ना है कि कुछ लोग, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि विदेशी उत्पत्ति बताते हैं राजपूतों की, कुछ बताते हैं भारतीय उत्पत्ति, कुछ बताते हैं क्या, एक आता है बड़ा इंपॉर्टेंट अग्निकुल सिद्धांत। क्या आता है? चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, ये उत्तराखंड पीसीएस मेंस का क्वेश्चन रहा है कभी। पृथ्वीराज रासो की, चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो, और उसमें राजपूतों का अग्निकुल सिद्धांत। ये बताया जाता है कि अग्निकुंड से पैदा हुए कौन कौन भाई? राजपूत। वशिष्ठ ने, बताया जाता है कि माउंट आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया, और उसी यज्ञ में जो अग्निकुंड से कौन कौन निकले, कौन कौन से राजपूत? प्रतिहार, परमार, चालुक्य। कौन कौन? प्रतिहार, परमार, चालुक्य। ये चालुक्यों को सोलंकी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और फिर दूसरा यज्ञ किया तो दूसरी बार में चौहान हुए, 4 भुजाओं वाले चौहान। 4 भुजाओं वाले कौन? चौहान। तो ये फिर गुर्जर प्रतिहार राजवंश पढ़ना है हमने। क्या पढ़ना है? गुर्जर प्रतिहार। फिर गहड़वाल वंश पढ़ना है। क्या पढ़ना है? गहड़वाल वंश पढ़ना है। गहड़वाल वंश में आपको पता होगा, जयचंद का नाम सुना होगा आपने, है? पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज थर्ड या पृथ्वीराज चौहान, राय पिथौरा जिसको बोलते हैं। तो जब उसका युद्ध हो रहा था किसके साथ? मोहम्मद गौरी के साथ। किसके साथ? तो जो धोखा देता है वो कौन देता है? जयचंद। कौन देता है? जयचंद। और उसकी पुत्री संयोगिता के बारे में पढ़ना है। कौन? पृथ्वीराज थर्ड जो है, पृथ्वीराज चौहान, वो संयोगिता का अपहरण कर लेता है, जिसके बदले में जो जयचंद है वो क्या करता है? किसका साथ देता है? गौरी का साथ देता है, ठीक है। फिर शाकंभरी के चौहान पढ़ने हैं हमने, शाकंभरी के चौहान पढ़ने हैं। फिर मालवा के परमार वंशी राजपूत पढ़ने हैं, मालवा के परमार वंशी राजपूत पढ़ने हैं। उसमें राजा भोज के बारे में पढ़ना है हमने। किसके बारे में? राजा भोज के बारे में पढ़ना है, ठीक। और जेजाग भुक्ति के चंदेल पढ़ने हमने। फिर जेजाग भुक्ति बोलते हैं बुंदेलखंड को। बुंदेलखंड सुना होगा आपने, बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी। वो तो किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है पंक्तियां, ठीक है। तो जेजाग भुक्ति उसी को बोलते हैं, बुंदेलखंड। वहां के चंदेल पढ़ने हैं। ये चंदेल वही हैं जिन्होंने खजुराहो के मंदिर बनवाए। क्या? हाँ, खजुराहो के मंदिर बनवाए जिन्होंने। फिर हमने त्रिपुरी के कलचुरी चेदी वंश पढ़ना है। त्रिपुरी
ये त्रिपुरा नहीं है, त्रिपुरी है। त्रिपुरी जबलपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के आसपास पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। तो वहां पे कलचुरी चेदी राजवंश के बारे में पढ़ना है। तो चेदी शासक, कोई नाम बताएंगे आप? चेदी वंश का कोई शासक बड़ा? खारवेल। खारवेल पुराना हो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ना है कौन सा? गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश के बारे में पढ़ना है। गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश के बारे में पढ़ना। तो काफी कुछ है इसमें। सबसे पहले मैं कन्नौज का यशोवर्मन बता रहा हूं कि हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत कन्नौज की राजनीतिक स्थिति लगभग 75 वर्षों तक स्पष्ट नहीं है इतिहास में। क्या नहीं है? हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत सब छिन्न भिन्न हो गया। ये आपने रमेश क्या उनका मजुमदार का भी पढ़ा होगा। इन्होंने बोला था, जिन्होंने कहा कि हर्षवर्धन महान सम्राट नहीं है, मूल्यांकन जब करते हैं तो रमेश चंद्र मजुमदार, आरसी मजुमदार क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि उत्तर भारत तो क्या, उत्तरी भारत का भी अंतिम साम्राज्य निर्माता मानना भारतीय इतिहास के साथ अन्याय होगा। क्यों मानते हैं ऐसा? वो कहते हैं कि उसकी मृत्यु के बाद, हर्ष की मृत्यु के बाद क्या हो गया? सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया, है ना। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत कन्नौज की राजनीतिक स्थिति लगभग 75 वर्षों तक स्पष्ट नहीं है। हर्ष का कोई पुत्र नहीं था, एक पुत्री थी जिसका विवाह वल्लभी में हुआ था। वल्लभी गुजरात में हुआ था। कन्नौज का सिंहासन रिक्त था, इसलिए अवंती वर्मन मौखरी के द्वितीय पुत्र सुचंद्र वर्मन ने कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। लेकिन 8वीं शताब्दी के आरंभ में यशोवर्मन ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। 725 से लेकर 753 तक, 725 से 753 तक 8वीं शताब्दी के आरंभ में यशोवर्मन ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। वह एक शक्तिशाली शासक था। कौन? यशोवर्मन। यशोवर्मन के विषय में जानना का जो प्रमुख स्रोत है वो उसका एक दरबारी कवि है, वाकपति। कौन? वाकपति ने प्राकृत भाषा में गौड़ वहो लिखी हुई है। क्या लिखी हुई? गौड़ वहो लिखी हुई है। एक तो यहां से पता चलता है वाकपति की गौड़ वहो, और एक कल्हण की राज तरंगणी, और एक यशोवर्मन का नालंदा लेख। ये 3 जगह से इसका इतिहास पता चलता है। कहां से? वाकपति द्वारा प्राकृत भाषा में लिखी गई गौड़ वहो, दूसरी कल्हण की राज तरंगणी, और तीसरा यशोवर्मन का नालंदा लेख। अच्छा, ये ध्यान रखना, उत्तराखंड में जो लोक सेवा आयोग है यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। जो ये उत्तर भारत के पूर्व मध्यकालीन राजवंश है ना, यहाँ से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और यही क्वेश्चन क्या होते हैं, छूट जाते हैं कई बार, मतलब सही नहीं हो पाते, क्योंकि मौर्य गुप्त पे ही पूरा एनर्जी क्या करते हैं आप लोग, है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और क्या बोलते हैं मगध और 16 महाजनपद, बुद्ध, जैन, और यहां तक आते आते क्या हो जाता है, उनको भी पता है कौन सा पोर्शन वीक है आपका। गौड़ वहो के अनुसार यशोवर्मन ने बंग विजय की, उसके उपरांत दक्षिण के राजाओं को परास्त किया। उसने पारसिकों पर चढ़ाई करके उनको युद्ध में परास्त किया। यशोवर्मन का समकालीन कारकोट वंशीय कश्मीरी नरेश जो था वो कौन था? ललितादित्य मुक्तापीड़ था। मैंने आपको बताया कश्मीर में 3 राजवंश पढ़ने हैं, का उ लो, कारकोट, उत्पल और लोहार, ठीक है। कारकोट वंश में आपने पढ़ना है किसके बारे में? ललितादित्य मुक्तापीड़। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ये। आपने उत्तराखंड का जब इतिहास पढ़ा होगा तो वहां पर इसका नाम सुना होगा, ललितादित्य मुक्तापीड़ का। ये भी इस तरफ को आक्रमण करता है, हिमाचल और उत्तराखंड की तरफ, ठीक है। ललितादित्य मुक्तापीड़ जो है वो उसने एक मार्तंड मंदिर बनाया था सूर्य का। तो जो आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया वहां पे ये पूछा गया कश्मीर का मार्तंड मंदिर किसने बनाया? तो इसी ने बनाया, ललितादित्य मुक्तापीड़ ने। और किस वंश का है ये? कारकोट वंश का है, कश्मीरी नरेश, ठीक है। तो यशोवर्मन का समकालीन कारकोट वंशीय कश्मीरी नरेश कौन था? ललितादित्य मुक्तापीड़ था। यशोवर्मन ने 731 में बुद्धसेन नामक अपने मंत्री को चीनी दरबार में राजदूत बनाकर भेजा। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता कि यशोधर्मन ने 731 ईस्वी में अपने किस मंत्री को चीनी दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा? आंसर बुद्धसेन। आंसर बुद्धसेन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पीसीएस में, डीप क्वेश्चन आते हैं अगर पूछेगा तो। अगला 736 ईस्वी में ललितादित्य ने भी चीनी दरबार में एक दूत मंडल भेजा। किसने? ललितादित्य मुक्तापीड़ ने भी चीनी दरबार में एक दूत मंडल भेजा। अब जो जो चीनी दरबार में दूत मंडल भेज रहे ना भाई, उन राजाओं के नाम याद कर लेना, एंशिएंट से लेकर और मीडिएवल तक। कहां तक? एंशिएंट से लेकर उनकी एक अलग लिस्ट बना देना। ललितादित्य मुक्तापीड़ ने भी चीनी दरबार में एक राजदूत मंडल भेजा, और
736 AD में। यह दूतमंडल यशोवर्मन का उल्लेख मित्र के रूप में करता है। इतिहासकारों के अनुसार ये दोनों शासक दूतमंडल को अरबों के विरुद्ध चीनी सहायता प्राप्त करने के लिए भेजे थे। इन्होंने कहा कि भाई अरबों के विरुद्ध हमें क्या मिलेगी, चीन की सहायता मिलेगी, इसलिए इन्होंने अपना दूतमंडल भेजा था। सिंध को जीतने के बाद अरबों ने कन्नौज पर आक्रमण किया था, किंतु यशोवर्मन ने अरबों को परास्त करके आगे बढ़ने से रोका। ऐसा यशोवर्मन और ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा अरबों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाने के कारण संभव हुआ था। गौड़वहो में उल्लिखित पारसीक संभवतः अरब ही थे। पारसीक जो थे वो क्या थे भाई, पारसीक तो हमने पहले पढ़े वैसे, लेकिन यहां पर पारसीक मतलब अरब, ठीक है। तो अरबों का आक्रमण, भारत पर जो पहला आक्रमण होता है मुसलमानों का, वो मोहम्मद बिन कासिम के समय में होता है, और उस समय राजा दाहिर होता है सीमावर्ती क्षेत्रों में। कौन होता है, ठीक। अगला, यशोवर्मन और ललितादित्य की मित्रता बहुत दिनों तक नहीं रह सकी। कालांतर में ललितादित्य मुक्तापीड़ ने यशोवर्मन को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया, परंतु कन्नौज पर यह अधिकार अल्पकालिक रहा। यशोवर्मन जो था वो शैव मतानुयायी था। उसके दरबार में वाकपति और भवभूति जैसे प्रसिद्ध विद्वान रहते थे। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया कि भवभूति जो कि मालती माधव लिख रहा है, क्या लिख रहा है, मालती माधव लिखता है, उत्तम रामचरित लिखता है, महावीर चरित लिखता है, नाटक की रचना करता है। कौन कौन से, भवभूति बहुत बड़ा विद्वान है। किसके दरबार को सुशोभित करता है, आंसर यशोवर्मन के दरबार को। कन्नौज के यशोवर्मन के दरबार में दो विद्वान हैं, वाकपति और भवभूति। वाकपति ने लिखी गौड़वहो और भवभूति ने लिखी मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित, नाटक है ये। महावीर चरित में राम के विवाह से राज्याभिषेक तक की कथा का वर्णन है। उत्तर रामचरित्र में रामायण के उत्तर कांड की कथा का वर्णन किया गया है। उत्तर रामचरित्र में क्या है, रामायण के उत्तर कांड का वर्णन किया गया है। यशोवर्मन के उत्तराधिकारियों के विषय में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। यशोवर्मन के पश्चात कन्नौज पर आयुध वंशी शासकों ने शासन किया, और इस वंश के शासकों में वज्रायुद्ध, इंद्रायुद्ध और चक्रायुद्ध के नाम मिलते हैं। किस किस के, आयुध वंशी शासकों में किस किस के नाम मिलते हैं, तीन, वज्रायुद्ध, इंद्रायुद्ध और चक्रायुद्ध। इंद्रायुद्ध के समय त्रिकोणात्मक संघर्ष आरंभ हुआ था, ट्रिपटाइट स्ट्रगल। ये मेंस का क्वेश्चन होता है पीसीएस में, त्रिपक्षीय संघर्ष। उनको भी पता है कि आप फंसोगे इसमें, क्योंकि तीन बड़ी शक्तियां क्या कर रही हैं, कन्नौज के लिए, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए आतुर हैं। और वो कौन कौन है, गुर्जर प्रतिहार हैं जो कि वेस्ट से आ रहे हैं, ईस्ट बंगाल से कौन आ रहे हैं, पाल आ रहे हैं, और दक्षिण से कौन आ रहे हैं, राष्ट्रकूट आ रहे हैं। इन सब में शक्तिशाली कौन है, राष्ट्रकूट हैं। लेकिन लास्ट में कौन जीत रहे हैं, गुर्जर प्रतिहार जीतते हैं ट्रिपटाइट स्ट्रगल में। तो क्योंकि बड़ा हौच पौच वाला क्वेश्चन होता है, वो आंसर होता है, इसलिए यहाँ पर मेंस का क्वेश्चन बनाते हो ट्रिपटाइट स्ट्रगल से, ठीक है। अब कन्नौज के लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और इसे बड़े क्वेश्चनों के हिसाब से तैयार कीजिएगा। हर्ष और यशोवर्मन ने कन्नौज को उत्तर भारतीय राजनीति का प्रमुख केंद्र बना दिया था। उत्तर भारत का चक्रवर्ती राजा कहलाने के लिए कन्नौज पर अधिकार आवश्यक माना जाने लगा। प्रोफेसर राधाकृष्ण चौधरी लिखते हैं कि जिस प्रकार प्राचीन काल में बिना पाटलिपुत्र का स्वामी हुए कोई सम्राट नहीं कहलाता था, उसी प्रकार हर्षोत्तर काल में यानी हर्षवर्धन के बाद भारत में बिना कन्नौज का स्वामी हुए कोई सम्राट महान नहीं हो सकता था। इसलिए कन्नौज न सिर्फ साम्राज्यिक सत्ता का प्रतीक बन गया, बल्कि कन्नौज की आर्थिक महत्ता भी इस पर अधिकार करने के लिए विभिन्न समकालीन शक्तियों को आकर्षित कर रही थी। क्योंकि भाई कन्नौज ज्यादा समृद्ध था, आर्थिक महत्ता थी उसकी, इसलिए क्या तत्कालीन जितने भी समकालीन शक्तियां थी उन्हें आकर्षित कर रही थी। गंगा यमुना के दोआब में अवस्थित यह क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश था। साथ ही साथ देश के सभी भागों का व्यापारिक मार्ग यहां से गुजरता था। यही कारण है कि कन्नौज को महोदया, नगर महोदय श्री जैसी संज्ञाओं से अभिहित किया गया है। महोदया या नगर महोदय श्री जैसी संज्ञाओं से अभिहित किया गया है। इतना समझ में आ गया। कन्नौज पर अधिकार के लिए गुर्जर प्रतिहार, बंगाल के पाल, दक्षिण के राष्ट्रकूट शासकों के मध्य संघर्ष हुआ। यह संघर्ष अनेक चरणों में समाप्त हुआ। अब मैं बता देता हूं आपको कि गुर्जर प्रतिहार वंश से जिन जिन राजाओं जो राजा थे वो कौन थे।
तो गुर्जर प्रतिहार वंश से वत्सराज था जो कि 780 से 805, नागभट्ट द्वितीय था, रामभद्र था, मिहिर भोज प्रथम था, महेंद्रपाल प्रथम था और महीपाल था। अब एक चीज ध्यान रखना, महेंद्रपाल और महीपाल ये ऐसा लगता है जैसे बंगाल के पालवंशी शासक होंगे, लेकिन ये हैं क्या? गुर्जर प्रतिहार। इसलिए कंफ्यूज मत होना। कौन कौन? महेंद्रपाल, मिहिर भोज के बाद महेंद्रपाल प्रथम और महीपाल, ये क्या है? गुर्जर प्रतिहार वंशी शासक है। पाल वंश में जो राजा हैं वो कौन कौन है? धर्मपाल, देवपाल, विग्रहपाल और नारायणपाल। कौन कौन है? धर्मपाल, देवपाल, विग्रहपाल और नारायणपाल। और राष्ट्रकूट में जो है वो ध्रुव है, गोविंद तृतीय है, अमोघ वर्ष है, कृष्ण द्वितीय है और इंद्र तृतीय है। कौन कौन है? ध्रुव है, गोविंद तृतीय है, अमोघ वर्ष है, अमोघ वर्ष बड़ा इंपॉर्टेंट विद्वान शासक है, कृष्ण द्वितीय है और इंद्र तृतीय है। ठीक है, इसमें कृष्ण फर्स्ट नहीं है। कृष्ण फर्स्ट आप पढ़ेंगे कि कृष्ण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था। क्या बनवाया था? एलोरा, अजंता एलोरा सुना है महाराष्ट्र में? तो एलोरा का कैलाश मंदिर जो बनवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने बनाया था। तो इस सूची में नहीं रख रहा हूं मैं कृष्ण फर्स्ट को। ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण सेकंड और इंद्र तृतीय। अब संघर्ष का प्रारंभ गुर्जर प्रतिहार वंशी शासक वत्सराज ने किया। कोई ना कोई छेड़ तो करेगा कन्नौज को जीतने के लिए। तो किसने किया? गुर्जर प्रतिहार वंशी शासक वत्सराज ने किया। उसने कन्नौज पर अधिकार करके वहां के शासक इंद्रायुध को अपने अधीन कर लिया। मैंने आपको बताया था कि जब यशोवर्मन की मृत्यु हो जाती है तो कन्नौज पर आयुध वंशी शासक आ जाते हैं, और आयुध वंशी शासकों में 3 नाम पढ़ते हैं हम, वज्रायुद्ध, इंद्रायुद्ध और चक्रायुद्ध। क्या पढ़ते हैं? वज्रायुद्ध, इंद्रायुद्ध और चक्रायुद्ध। और मैंने ये भी बताया था कि इंद्रायुद्ध के समय में ही त्रिकोणात्मक संघर्ष आरंभ हुआ, और किसने किया? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज ने किया। तो कन्नौज पर अधिकार कर लिया और इंद्रायुद्ध को अपने अधीन कर लिया। तब तक उधर से बंगाल के थे पाल शासक धर्मपाल भी कन्नौज पर अधिकार करने को प्रयत्नशील था। अब पाल शासक धर्मपाल ये वही हैं जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कहां पर? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में, अंतेचक। अब ये मत बोलना कि बंगाल का राजा बिहार में क्यों कर रहा। बिहार भी पहले बंगाल में था। बिहार वाला जो पोर्शन है वो भी किसमें रहा होगा उस समय? बंगाल में। तो आज वो बिहार में पड़ता है। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, अंतेचक, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। पाल वंशी शासक धर्मपाल ने। पाल शासक धर्मपाल भी कन्नौज पर अधिकार करने को प्रयत्नशील था। इस परिणाम स्वरूप वत्सराज व धर्मपाल के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें धर्मपाल पराजित हो गया। क्या हो गया? यानी गुर्जर प्रतिहार वंशी शासक वत्सराज ने पाल वंशी शासक धर्मपाल को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। इसी समय राष्ट्रकूट शासक ध्रुव, अब ये बड़ा शक्तिशाली शासक था। कौन? राष्ट्रकूट बड़े शक्तिशाली थे। ध्रुव विंध्याचल पर्वत को पार करके वत्सराज को उसने पराजित कर दिया। किसने? राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने वत्सराज को पराजित कर दिया। तत्पश्चात धर्मपाल को भी पराजित कर दिया। ये ऐसे खिचड़ी तो बनती है इस क्वेश्चन में। एक आ रहा जीत रहा, दूसरा आ रहा उसको हरा रहा, तीसरा आ रहा उसको हरा रहा। इसलिए थोड़ा उसको ध्यान से पढ़ते हुए चलना। इतना समझ में आ गया? इसी समय राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने विंध्याचल पर्वत को पार किया, वत्सराज को भी पराजित किया और धर्मपाल को भी पराजित किया। इस प्रकार पहले चरण में राष्ट्रकूटों को सफलता मिली और राष्ट्रकूट दक्षिण की पहली ऐसी शक्ति बन गए जिन्होंने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया। उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली पहली दक्षिण की शक्ति कौन थी? राष्ट्रकूट थे। यद्यपि उनकी यह सफलता अस्थायी थी, क्योंकि जब तक वो यहाँ पर कुछ सेटअप करते थे तब तक नीचे विद्रोह हो जाते थे, उन्हें वापस जाना पड़ता था। फिर दोबारा जो दाएं बाएं वाले थे वो फिर आक्रमण कर देते थे कन्नौज पर। संघर्ष के दूसरे चरण में राष्ट्रकूट राजा ध्रुव के दक्षिण जाने के पश्चात धर्मपाल ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। धर्मपाल ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया और कन्नौज में अपनी ओर से इंद्रायुद्ध के भाई चक्रायुद्ध को शासक नियुक्त कर दिया। इंद्रायुद्ध के भाई चक्रायुद्ध को शासक नियुक्त कर दिया। धर्मपाल ने कन्नौज में एक राज दरबार का भी आयोजन किया, जिसमें अनेक समकालीन पड़ोसी राजा उपस्थित हुए, परंतु धर्मपाल की यह उपलब्धि स्थायी सिद्ध नहीं हो सकी।
किंतु गुर्जर प्रतिहार वंशी शासक नागभट्ट द्वितीय के लिए यह एक चुनौती थी, अतः उसने कन्नौज पर आक्रमण करके वहां से चक्रा युद्ध को निकाल दिया। समझ में आया? धर्मपाल बिठा के गया चक्रा युद्ध को भगा दिया किसने? नागभट्ट द्वितीय, जो कि कहाँ का शासक है? गुर्जर प्रतिहार शासक है। नागभट्ट द्वितीय ने चक्रा युद्ध को निकाल दिया और धर्मपाल को भी पराजित कर दिया। अब कन्नौज पुनः प्रतिहारों के अधीन हो गया। इंदिरा युद्ध को पुनः कन्नौज की गद्दी पर आसीन किया गया। देख रहे हो, चक्रा युद्ध, इंदिरा युद्ध, फिरकी बनी हुई इनकी भाइयों की। इंदिरा युद्ध को पुनः कन्नौज की गद्दी पर आसीन कर दिया गया। उसने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार दूसरे चरण के संघर्ष में केवल पालों एवं प्रतिहारों ने ही भाग लिया। पालों और तृतीय चरण में अपनी पराजय के पश्चात धर्मपाल एवं चक्रा युद्ध ने अपने दुश्मन प्रतिहारों को पराजित करने के उद्देश्य से राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से मित्रता स्थापित कर ली। किसने? धर्मपाल और चक्रा युद्ध ने राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से मित्रता स्थापित कर ली। पुनः राष्ट्रकूट राजा स्वयं भी एक वीर एवं पराक्रमी राजा था। प्रतिहारों को परास्त करके वह अपनी शक्ति एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था। फलतः उसने नागभट्ट द्वितीय पर आक्रमण करके उसको पराजित कर दिया और मालवा पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध ने प्रतिहारों की शक्ति पर आघात किया। इस समय गोविंद तृतीय को पुनः दक्षिण में व्यस्त हो जाना पड़ा। इस मौके का लाभ उठाकर पालों ने उत्तरी भारत में पुनः अपनी शक्ति बढ़ानी आरंभ कर दी, है ना। जमीन सबने खाई भाई, जमीन को कोई नहीं खा पाया। कई सालों तक क्या करते रहे? युद्ध ही लड़ते रहे कन्नौज के लिए। और आज जब आप कन्नौज की स्थिति देखते हैं तो तब आपको यही लगेगा वहां जाकर कि यार इसके लिए इतनी बड़ी शक्तियों ने क्या किया था। उस समय की बड़ा क्षेत्र था, राजनीतिक केंद्र था वो, है ना। तो जो आज क्या है, बहुत पॉपुलर है, जरूरी नहीं कि कल भी वो पॉपुलर रहेगा। समय समय की बात है। चतुर्थ चरण के त्रिदलीय संघर्ष के चौथे चरण में सिर्फ दो शक्तियां प्रतिहारों और पालों ने भाग लिया। 814 ईस्वी तक गोविंद तृतीय और धर्मपाल दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। गोविंद तृतीय और धर्मपाल दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। नागभट्ट के पश्चात रामभद्र प्रतिहारों का दुर्बल शासक था। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष प्रथम भी दक्षिण की राजनीति में बुरी तरह उलझा हुआ था। अतः पाल राजा देवपाल के समक्ष मैदान खुला पड़ा था। अपनी शक्ति का विस्तार करके उसने रामभद्र को पराजित किया, परंतु शीघ्र ही उसका संघर्ष प्रतिहारों के प्रबलतम शासक मिहिर भोज से हुआ। प्रतिहारों के प्रबलतम शासक मिहिर भोज से हुआ, जो रामभद्र के बाद राजा बना था। इसके बाद देवपाल और मिहिर भोज दोनों ही महत्वाकांक्षी शासक थे और अपनी अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे थे, अतः उनमें संघर्ष होना अनिवार्य था। पालों और प्रतिहारों के आरंभिक संघर्ष में देवपाल ने मिहिर भोज को परास्त किया। जब तक देवपाल जीवित रहा उसने प्रतिहारों को अपने नियंत्रण में रखा, परंतु उसकी मृत्यु के बाद पालों की स्थिति बिगड़ गई। देवपाल के उत्तराधिकारी दुर्बल शासक थे। इस बीच राष्ट्रकूटों से उनके संबंध भी बिगड़ गए थे। अब राष्ट्रकूट राजा कृष्ण सेकंड ने पालों पर आक्रमण करके उनकी शक्ति को छीन कर दिया। ऐसी परिस्थिति प्रतिहार शासक मिहिर भोज जैसे महत्वाकांक्षी शासक के लिए उपयुक्त थी। उसने पाल शासक नारायण पाल और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय दोनों को पराजित कर दिया। इसमें प्रतिहारों की प्रतिष्ठा उत्तरी भारत में पुनः स्थापित हो गई। मिहिर भोज ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और इसका चतुर्दिक विकास किया। अब कन्नौज प्रतिहारों का बन चुका था। पाल और राष्ट्रकूट अपना राज्य बचाने में लगे हुए थे। कन्नौज पर स्वामित्व स्थापित करने पर संघर्ष वस्तुतः समाप्त हो गया। यानी अंतिम रूप से किसने जीता कन्नौज को? गुर्जर प्रतिहारों ने जीता। किसने जीता? अंतिम चरण में मिहिर भोज के पश्चात कन्नौज प्रतिहारों के अधिकार में तुर्क विजय तक बना रहा, तथापि इस पर अधिकार करने का प्रयास राष्ट्रकूटों ने पुनः किया। महेंद्रपाल के पश्चात महिपाल के समय में यानी 915 से 18 के मध्य राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने पुनः कन्नौज पर आक्रमण किया, परंतु तथा उसे बुरी तरह से लूटा। महिपाल को कन्नौज छोड़कर भागना पड़ा, परंतु महिपाल ने पुनः कन्नौज पर अपना अधिकार कायम कर लिया।
इस त्रिदलीय संघर्ष का कोई स्थायी लाभदायक परिणाम नहीं निकला। लंबे संघर्ष ने तीनों राज्यों की शक्ति को नष्ट कर दिया, उसका पतन अवश्यंभावी बना दिया। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के अवशेषों पर 10वीं शताब्दी में अनेक राजपूत राज्यों का उदय हुआ, जिन्होंने तत्कालीन भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतना समझ में आ गया? तो ये था ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको आपने ढंग से पढ़ना है, इसमें कटिंग करनी है, क्योंकि अब जो शब्द सीमा है वो कम होती है, इतना ज्यादा नहीं लिखना होता है। ठीक है, तो आप एक त्रिपक्षीय संघर्ष में कन्नौज के लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष को जो है एक मेंस की तरह क्या कीजिए, क्वेश्चन बनाइए। इतना समझ में आ गया? ठीक। इसके बाद अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको उत्तर भारतीय राज्य यानी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, जिसमें कि कश्मीर का प्राचीन इतिहास बताऊंगा, कश्मीर के राजवंशों के बारे में बताऊंगा। ठीक है।